संसाधन के प्रकार में जिक्र करेंगे तो इसमें आता है अगला आपका कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और स्वामित्व मतलब होता है मालिकाना, यानी कि किसी संसाधन का मालिक कौन है उसके आधार पे जब हम संसाधन को बांटते हैं, यानी कि स्वामित्व के आधार पे बांटते हैं, तो इसमें भी मुख्यतः जो है कि स्वामित्व के आधार पे संसाधन के 4 प्रकार हो जाते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है सामुदायिक, तीसरा होता है राष्ट्रीय, और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय। अब व्यक्तिगत संसाधन यानी कि पर्सनल संसाधन, इसको हम लोग जो है वो पर्सनल संसाधन के नाम से, पर्सनल रिसोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि संसाधन के वह प्रकार या संसाधन के वैसे इसमें शामिल है जिसका उपयोग कोई खास व्यक्ति या उनके परिवार से संबंधित होता है, जो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हो या उनके एक निजी समूह के हाथ में हो, वह संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे किसी का घर, किसी के लिए दुकान, तो इसमें आप लिखोगे कि घर हो गया, फिर दुकान हो गया, उसके बाद जमीन आता है, फिर इसमें कल कारखाने हो जाते हैं। तो ये सभी जो संसाधन है वो क्या है, किन्हीं का चारागाह है कि अपना घर में वो गाय भैंस के चारागाह बनाए हैं, तो ये सभी संसाधन एक व्यक्ति का पर्सनल संसाधन होता है, यानी कि निजी संसाधन होता है, जिसका उपयोग वो खुद के लिए करता है या खुद की जरूरतें पूरा करने के लिए करता है। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, व्यक्तिगत संसाधन में जो है वो सरकार को जो है ना टैक्स दिया जाता है कि आप तभी वो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं जब सरकार को टैक्स या कर चुकाते हैं। जैसे अगर व्यक्ति जमीन का मालिक वो खुद होता है, उसकी निजी संपत्ति होती है, लेकिन वो साल में एक बार भू लगान या रसीद देते हैं जमीन का, ताकि वो सरकार को आपको एक छोटी सी कीमत अदा करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि भारत में जितने भी वो चीज है, संसाधन है, जितने भी वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं भारत की जमीन के अंदर, वे सभी जो है वो सार्वजनिक संपत्ति या सरकार की या देश की संपत्ति होती है। तो अगर आपको उसका पर्सनल इस्तेमाल करना है, व्यक्तिगत संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना है, तो आपको उस पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। जैसे इसमें आप अगर वाहन को भी रख सकते हो कि वाहन भी जो है वो क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है, कि वाहन जो है किसी व्यक्ति का निजी प्रॉपर्टी होता है, लेकिन वहां में भी रोड टैक्स, टोल टैक्स, अनेक प्रकार के टैक्स चुकाई जाती है। क्योंकि आप सड़क का इस्तेमाल करते हैं वाहन के लिए, तो इसलिए आपको वहां पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो व्यक्तिगत संसाधन जो है वो उसमें थोड़े से टैक्स लगते हैं, बाकी वो जो होता है वो व्यक्ति अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए प्रयोग करता है। अब आता है सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन में हो गया विद्यालय, अस्पताल, सामुदायिक भवन, उसके बाद धर्म स्थल, शमशान। तो ये सभी जो संसाधन के रूप होंगे, यानी कि संसाधन के वैसे प्रकार जिनका प्रयोग कोई समाज या किसी खास समुदाय सभी लोग मिल करके करते हैं, या उनके हितों के लिए किया जाता है, या उनके जरूरतों के हिसाब से उस चीज का प्रयोग किया जाता है, वह संसाधन के प्रकार सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे अगर मान लो आपके बगीचे हैं, पार्क है, स्कूल्स है, तो वो स्कूल ऐसे प्राइवेट भी होता है, निजी भी होता है, लेकिन जनरली जो सरकारी स्कूल्स है वो सार्वजनिक संपत्ति होती है। समुदाय की जो संपत्ति है कि सामुदायिक संपत्ति, जैसे अस्पताल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, कब्रिस्तान हो गए, शमशान घाट हो गया, आपका पार्क हो गया, आपका कम्युनिटी हॉल हो गया, तो ये चीजों का प्रयोग जो है वो एक पूरे समुदाय के विशेष के द्वारा किया जाता है या समाज के द्वारा किया जाता है। तो
तो वैसे संसाधन जिसका पूरे समुदाय या पूरे समाज बेनिफिट उठाते हैं, फायदे उठाते हैं या अपने ज़रूरतों के हिसाब से प्रयोग करते हैं, वह सामुदायिक संसाधन कहलाता है। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय संपत्ति पे। तो राष्ट्रीय संपत्ति को ना भूगोल के दृष्टि से अलग अलग डिवाइड किया गया है। यह क्या बांटा गया है कि किसी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर कि जो देश होगा, जैसे भारत, तो भारत के राजनीतिक सीमा के अंदर जितने भी संपत्ति आएंगे, चाहे वो खनिज हो, धातु हो, प्राकृतिक संसाधन का रूप हो या अनेक प्रकार की चीजें हो, उसकी भूमि हो, उसकी जमीन हो, उसके टुकड़े हो, उसका पर्वत हो, पठार हो, यहाँ तक कि जनसंख्या, आबादी, वो भी किसी देश की राष्ट्रीय संपदा कहलाती है या राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। क्योंकि इन सभी का प्रयोग जो है वो सरकार एक समाज के और देश के या लोगों के भलाई के लिए करती है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे देश में कोयले के भंडार है, कोयले के खदान है, तो उसका प्रयोग सरकार जो है उन लोगों को बिजली की आवश्यकता पूरी करने के लिए करेगा। लेकिन राष्ट्रीय संसाधन सिर्फ देश की राजनीतिक सीमा के अंदर ही नहीं होता, बल्कि किसी देश की राजनीतिक सीमा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का आगे का जो समुद्री क्षेत्र होगा, यानी कि इसको हम समुद्री क्षेत्र कहा जाता है। समुद्री क्षेत्र जैसे किसी देश के अंदर तो उसका है ही हिस्सा, उसका वो संसाधन है ही, लेकिन देश की राजनीतिक सीमा यानी कि भारत का अगर मान लो इस प्रकार से विस्तार है, तो इस सीमा से जो 200 किलोमीटर आगे का इलाका आएगा, उसके क्षेत्र में जितने भी संसाधन के प्रकार आएंगे या उसके इलाके में वो जितने भी चीजें आएगी, जिसमें मछली पालन करना या जो मालवाहक जहाज होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, उनसे टैक्स वसूलना, व्यापार करना या जो है प्राकृतिक गैस या फिर खनिज तेलों के भंडार के लिए खनन करना, उत्खनन करना, खोज करना, तो वे सभी पर जो है वो उस देश का अधिकार होता है। तो किसी देश की राजनीतिक सीमा से 200 किलोमीटर आगे तक का महासागरीय इलाके सहित उस देश की राजनीतिक सीमा के अंदर की सारी संपत्ति या सारे प्रकार के संसाधनों के स्रोत राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसीलिए जो 200 किलोमीटर आगे का आता है उसे आर्थिक अपमार्जन क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि इकोनॉमिकल, कि उसको जो सरकार है वो आर्थिक दृष्टि से विकास करने के लिए प्रयोग में ला सकती है। क्योंकि महासागर जो है वो विशाल होता है और उस पे किसी एक देश का अधिकार नहीं रह सकता। अब आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पे। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वह है कि किसी देश की राजनीतिक सीमा के 200 किलोमीटर के बाद का खुला महासागरीय क्षेत्र या वो खुला विशाल महासागरीय क्षेत्र जो किसी भी देश की राजनीतिक सीमा से 200 किलोमीटर के बाद वाले इलाके में नहीं आता है या उसके बाद वो खुला रहता है, जिसकी देख रेख कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती है, वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। या उसका उपयोग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनके देखरेख में या उनके जो है वो क्रियाकलापों में वो होता है। जैसे अगर मान लो भारत का हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर बहुत विशाल इलाका में फैला हुआ है, तो नीचे के क्षेत्र में भारत 200 किलोमीटर तक तो खुद अपने हिसाब से क्षेत्राधिकार कर सकता है प्रयोग, क्योंकि वो राष्ट्रीय संपत्ति के नियम दिया गया है। लेकिन अगर 200 किलोमीटर के बाद अगर भारत को उसमें से कोई चीजें ढूंढनी हो, पता लगाना हो, हाँ एक चीज हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का आप जो है वो अनुसंधान करने के लिए कोई देश उसका प्रयोग कर सकता है, रिसर्च करने के लिए या उस क्षेत्र में कुछ ढूंढने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जो महासागर का क्षेत्र है 200 किलोमीटर, उसके बाद जो है वो आप दावा कर दोगे कि नहीं ये जो है पूरा हिंद महासागर भारत के नाम पे रखा गया है तो पूरा मेरा हो गया।
ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो जो 200 किलोमीटर के बाद का खुला महासागरीय क्षेत्र होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और कोई देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के परमिशन से उस क्षेत्र में उसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसकी क्या तय होगी, उसकी क्या सीमा होगा, रेगुलेशंस होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तय करती है। तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, सामुदायिक संसाधन और व्यक्तिगत संसाधन, जो स्वामित्व के आधार पे होता है, यानी कि मालिकाना हक की दृष्टि से होता है कि किसी देश को किस हिसाब से अधिकार दिया गया है ताकि वो उस संसाधन का प्रयोग कर सके। हम एक और जिक्र करेंगे, संसाधन का एक और प्रकार होता है संसाधन के प्रकार। तो इसमें चौथा जो प्रकार आता है कि वो विकास की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से। तो इसके भी जो है ना वो संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है विकसित संसाधन, फिर होता है संभावित संसाधन, तीसरा होता है भंडारण या भंडार संसाधन, चौथा होता है संचित कोष संसाधन। अब विकसित संसाधन क्या है? तो संसाधन के वह प्रकार जिसका वर्तमान में जो चीजें विकसित है या जो टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी विकसित है और उसके अनुरूप हम उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, या वे संसाधन जिसका उसके उपयोग, उसके इस्तेमाल और उसके भंडारण का सही सही पता लगाया जा चुका है, वह विकसित संसाधन कहलाता है। जैसे कोयला, तो भारत में कोयले के क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कोयले के कितने प्रकार है, वो सभी कोयले के क्या क्या इस्तेमाल है, इसके बारे में लगभग भारत को जानकारी है कि भारत में जो है वो इतने कोयले के भंडार है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो उसमें से पीट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका क्या क्या इस्तेमाल है। तो जब किसी संसाधन को पूरी तरीके से उसके नियोजन, उसके इस्तेमाल की जानकारी या विधि प्राप्त हो तो वह विकसित संसाधन कहलाता है। जिसमें कोयला हो गया, या भारत में और तांबे के खदान हो गए, एल्युमिनियम्स के हो गए, तो जिसके बारे में जो है वो विकसित है कि ये पूरी तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा है। अब आता है संभावित संसाधन। संभावित मतलब ये होता है संभावनाएं, कि जिसका इस्तेमाल करने की संभावना हो, यानी कि संसाधन के वह प्रकार जो प्रयोग में लाया जाएगा या जिसका वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसके हिसाब से प्रयोग किया जा रहा है थोड़े मोड़े, बट पूरे तरीके से प्रयोग में नहीं लाया गया है। जैसे भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसको संसाधन के रूप में विकसित होने का या उसको संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की संभावनाएं बहुत ही अपार है। जैसे राजस्थान में ले लो, तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय इलाका है, तो राजस्थान में साल में बहुत दिनों तक जो होती है वो गर्मी रहती है, या कह सकते हैं कि सूरज जो है वो निकलता है। तो अगर कायदे से देखा जाए तो राजस्थान में सौर ऊर्जा का अपार भंडार संभावित संसाधन है कि सौर ऊर्जा के रूप में जो है वो हम राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से गुजरात में जो है वो कच्छ या फिर भुज वाले इलाके में जो दलदली जमीनें हैं, या फिर जिस क्षेत्र में जो है वो अरब सागर की वजह से दलदली जमीनें बनी है, उस क्षेत्र में भी पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इन दोनों की जो है ना वो अपार संभावनाएं हैं। तो इसका एक निश्चित या कम भाग में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर मान लो हम राजस्थान का ही उदाहरण देते हैं कि अगर पूरे राजस्थान में हमें 100 मेगावाट जो है वो बिजली चाहिए, कि 100 मेगावाट जो है वो बिजली की उत्पादन हो रहा है, तो हम उसके लिए सौर ऊर्जा को क्या है कि 10 मेगावाट का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये ठीक है कि संभावनाएं हैं उसके विकसित होने का, लेकिन अभी उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसका और उदाहरण दे सकते हो आप हिमालय क्षेत्र, कि हिमालय क्षेत्र में जो है वो कई प्राकृतिक संसाधनों के भंडारण है।
या कई प्रकार के वनस्पतियां हैं, कई प्रकार के औषधीय जो तत्व वाले पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, जिनका इस्तेमाल होना अभी बचा हुआ है या उसका इन फ्यूचर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी भौगोलिक मुश्किलें हैं जिसकी वजह से उसका अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। तो ये सभी जब होता है उसको हम संभावित संसाधन कहते हैं, यानी कि संसाधन का वह प्रकार जिसको भविष्य में या आगे चल करके उपलब्ध तकनीकों के आधार पर प्रयोग में लाने की संभावनाएं हैं या संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की संभावनाएं हैं, वह संसाधन संभावित संसाधन कहलाती है। अब आते हैं भंडारण। हो क्या रहा है? अब आते हैं हम भंडारण संसाधन में। तो भंडारण संसाधन हुआ है कि जो संसाधन के वह स्रोत या संसाधन के वह क्षेत्र जिसको भंडारित करके रख दिया गया हो, यानी कि भंडार मतलब क्या कि जमा करके रख दिया गया हो, ठीक है, कि जमा करके रख दिया गया हो, जिसका इस्तेमाल जो है वो बाद में किया जाएगा या इस चीज का प्रयोग जो है वो अभी इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है या वैसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है जो हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो उस प्रकार के संसाधन जो है वो भंडार संसाधन या भंडारण संसाधन कहलाते हैं, जो विकास की दृष्टि से है। विकास मतलब आप याद रखना कि डेवलपमेंट की दृष्टि से। और संचित कोश संसाधन जो होता है ना, वो इसी का कि संचित कोश संसाधन जो है वो भंडार संसाधन का ही एक अलग रूप होता है। संचित कोश मतलब होता है कि किसी जगह पे जमा करके रखना। जैसे अगर मान लीजिए हम नदी पर जब बांध बनाते हैं तो नदी पर बांध या नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाती है तो उसका बहुत सारा उद्देश्य होता है, इसलिए नदी घाटी को जो है वो बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। तो अगर आप नदी घाटी पे बांध बनाते हो तो बांध में जो है वो रिजर्वायर होता है, ताकि रिजर्वायर मतलब कि पानी को रिजर्व रखा जाता है वहां पे, और उस पानी को संचित कोश कर दिया जाता है और उसको जो है टर्बुलेटर लगा करके बिजली उत्पादित की जाती है। तो जब इस प्रकार के संसाधन विकास के दृष्टि से होते हैं तो वह संचित कोश संसाधन कहलाते हैं, कि जिसको भंडारण के रूप में था, कोश के रूप में रखे थे, लेकिन जब हमको जरूरत पड़ा, जब हमें संभावनाएं हुई, हमको उसको इस्तेमाल करने के लिए लगा, हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से हम उसका प्रयोग करते हैं। या जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है जैसे हाइड्रोजन का, या फिर ईवी ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जो है, तो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां क्या है कि वो हमारी प्रकृति में है मौजूद उस चीज का, तो कहीं ना कहीं उसको भंडारण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है या संचित कोश संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले दिनों में शायद टेक्नोलॉजी और डेवलप हो तो हाइड्रोजन से भी जो है वो गाड़ी चलाने का प्रयोग किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, और हाइड्रोजन को तो फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। तो वो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में भंडारण के रूप में मौजूद है, और जब उसका हम संचित कोश तरीके से यानी कि भंडारण को जब प्रयोग में लाने लगते हैं, इस्तेमाल में करने लगते हैं, तो वह संचित कोश संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था विकास के आधार पे संसाधनों का महत्व या संसाधनों के प्रकार, और उसके बाद स्वामित्व के आधार पे, फिर उपयोगिता के आधार पे, फिर उत्पत्ति के आधार पे। तो आप ये 4 प्रकार से संसाधनों के बताए गए। जैसे अगर उत्पत्ति के आधार पे था तो जैव और अजैव बताया गया आपको, उपयोगिता के आधार पे बताया गया यानी कि इस्तेमाल करने के आधार पे बताया गया, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय बताया गया। स्वामित्व के आधार पे बताया गया तो 4 प्रकार से बताए गए कि व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब चौथा जो था कि जो है वो विकास के आधार पे या विकास की दृष्टि पे कि किसी संसाधन के स्रोत का किस हिसाब से हम प्रयोग कर रहे हैं या उसका कितना विकास हो पाया है, तो इसके हिसाब से जो है वो संसाधन के प्रकार ये थे। तो आपका पहला चैप्टर में जो है कि संसाधन के प्रकार, संसाधन के उपयोग। अब एक आता है इसमें आपका कि संसाधनों का संरक्षण, कि संसाधन संरक्षण क्या है। संरक्षण यानी कि उपाय या बचाव के तरीके। तो संसाधन संरक्षण में आप ये समझ सकते हो कि उसका सुनियोजित तरीके से या सुनियोजित ढंग से इस्तेमाल, फिर आप ला सकते हो कि भविष्य के लिए संरक्षित, कि भविष्य के लिए संचयन,
उसके बाद कि संसाधनों का सही वितरण, यानी कि उसके अलावे जो है कि संसाधन संरक्षण के एक और तत्व होते हैं विवेकपूर्ण प्रयोग। तो ये जो कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से हम संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि संसाधन का संरक्षण जरूरी क्यों है या इम्पोर्टेंस क्यों है, कि इसका महत्व क्या है, संसाधन के संरक्षण का जो है वो महत्व क्या है। तो महत्व में आप ये जानो कि संसाधन जो है वो मानव के जीवन का आधार होता है, बेस होता है, और मानव अपने जीवन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी और अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी या ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए संसाधनों पर निर्भर है। और अगर हम संसाधनों का सही इस्तेमाल ना करें, भविष्य के लिए उसको संरक्षित करके ना रखें, उसके अलावा है कि उसका सही तरीके से वितरण ना किया जा सके और विवेकपूर्ण या फिर कह सकते हो कि बुद्धिपूर्णता इस्तेमाल करने के लायक वो ना किया जा सके, संसाधनों को उस तरीके ना ढूंढा जा सके, तो हम संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आज संसाधनों के अति दोहन यानी कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ही कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन का संकट, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट। इसके अलावे हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे संसाधनों का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि भारत की जो है वो 10% आबादी 90% संसाधनों का प्रयोग करती है, यानी कि भारत में सिर्फ 10% जो अमीर लोग हैं वो 90% रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और बाकी 90% आबादी जो है वो 10% संसाधनों का इस्तेमाल करती है। तो ये इसका जो है ना वो अनुरूप नहीं है कि संसाधनों का सही वितरण नहीं हो रहा है। हमारे देश में ही कई राज्य हैं जो संसाधनों में अमीर है, वो खनिज संपदा में अमीर है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं क्योंकि वहाँ पे सही विकास नहीं हो पाया है, वो संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो पाया है। तो हमें ये चीज़ें देखनी होगी कि संसाधनों का संरक्षण करना होगा। संसाधन में जल भी आते हैं, वायु भी आता है, मिट्टी भी आती है, तो क्या मिट्टी का संरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है? अगर मान लीजिए आज हम मिट्टी पे खाद या उर्वरक शक्ति डाल करके या कीटनाशक डाल करके जो है वो फसल ज़्यादा उत्पादित कर सकते हैं, लेकिन 20 साल बाद हम उसी जमीन को बंजर बना देंगे, यानी कि 20 साल बाद लोग जो है उस जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए नहीं कर सकते हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा ताकि संसाधन का संरक्षण और सही इस्तेमाल किया जा सके या सही प्रयोग में लाया जा सके, वह संसाधन का संरक्षण कहलाता है। इसी का एक कॉन्सेप्ट आता है सतत विकास, कि सतत विकास की अवधारणा। ये क्या है? तो दुनिया में जैसे जैसे संसाधनों का प्रयोग बढ़ते जा रहा था, जैसे जैसे संसाधनों का अतिदोहन हो रहा था, कुछ लोगों के हाथों में जो है संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा होते थे, उनका इस्तेमाल करते थे, तो दुनिया ने ना एक नया कॉन्सेप्ट दिया, सतत विकास, यानी कि सभी का विकास और समुचित विकास, कि सभी लोगों को एक उचित रूप से विकास किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, जिसमें होता है कि संसाधनों का सही इस्तेमाल, उसका सही प्रयोग, नए नए प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से संसाधनों का सही ढंग से बंटवारा या विवरण और भविष्य के लिए संरक्षित करना, इस सभी प्रकार के अवधारणाओं को या इस प्रकार के जो विकास की सोच थी, उस विकास की सोच को सतत विकास की अवधारणा कहा जाता है। जैसे आप ले लो अफ्रीका का, तो अफ्रीका महादेश को जो है ना वो अंध महादेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अंध महादेश? इसलिए नहीं कहा जाता कि वहाँ के लोग अंधे हैं, नहीं, वहाँ पे संसाधन तो अपार है, संसाधन के कई प्रकार के खनिज संसाधनों का भंडार है, लेकिन उसका अफ्रीका के देशों ने ना, लगभग 54 देश है, वो प्रयोग करना नहीं सीख पाए थे पूरी तरीके से।
और उस संसाधनों पे दुनिया के कुछ अमीर देश या कुछ जो विकसित देश थे उनका वो कैप्चर होते चल रहा था। तो बाद में ये चीजें देखी गई कि किसी दूसरे के संसाधन का प्रयोग जो है वो कोई और व्यक्ति अपनी आर्थिक विकास के लिए ना कर सके, इस चीज का सही प्रयोग हो सके ताकि दुनिया को आर्थिक लाभ की दृष्टि से सही लाया जा सके, जो समाज में आर्थिक विकास की खाई है उसको बांटा जा सके और संसाधनों पे सभी का बराबर हक है। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो भारत की लगभग हर संपदा पे भारत के नागरिक को उतना ही अधिकार है जितना भारत में किसी एक अमीर या खास वर्ग का अधिकार है। तो इस प्रकार की सोच की और इस प्रकार के सोच की अवधारणा को सतत विकास की अवधारणा कहा गया था, जो भूगोलविद या इकोनॉमिस्टों के द्वारा दिया गया था कि संसाधनों का सही इस्तेमाल होना चाहिए, वो नागरिकों के भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, नागरिकों के आर्थिक विकास के लिए किया जाना चाहिए। तो ये संसाधनों के अवधारणा और सतत विकास की अवधारणाएं रही है। आगे आपको बताया जाएगा कि संसाधन के संरक्षण के लिए दुनिया में कौन कौन से जो है वो सम्मेलन किए गए थे, जैसे क्वेटो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन जो है वो अनेक प्रकार के सम्मेलन किए गए थे। तो उसके बारे में आपको उल्लेख दिया जाएगा कि संसाधन को किस तरह से सही तरीके से बंटवारा करने के लिए दुनिया के कई संस्थाओं ने ना अलग अलग सम्मेलनों को आयोजित किया था। धन्यवाद।